Hey guys, what's up? This is Avinash. Welcome to my channel Avinash 7 Chase Your Dreams। आज हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1867 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग जो लास्ट के वीडियोस में मैंने मतलब जो भी आपको पढ़ाया है उसका हम लोग एक क्विक रिवीजन ले लेंगे बाद में। ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जरूर ये बताइएगा कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, और अगर पॉलिटी के करंट अफेयर्स भी आपको चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जैसा भी हो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग अपना इंडियन काउंसिल एक्ट 1867 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए वाइसरॉय जो थे, मतलब लास्ट में हमने वीडियोस में पढ़ा था, हमारा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उनको क्या कहा जाने लगा, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, लास्ट में सारे पॉइंट्स आपको क्विकली एक रिवीजन दे दूंगा जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है। ठीक है, और अगर आपको पूरा पूरा मतलब एक लेक्चर सुनना है तो आप मतलब जो है मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिटी लेक्चर्स के नाम से है ना, आप उसको पूरे सारे लेक्चर्स सारी वीडियोस उसके देख लीजिए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन फिर भी होगा तब भी मैं आपको मतलब वो कन्फ्यूजन आपका दूर कर दूंगा। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए आज हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1867 स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए जो वाइसरॉय थे मतलब इस एक्ट के अंतर्गत क्या कहा गया, जो वाइसरॉय थे वो क्या कर सकते थे, वो खाली नॉमिनेट मतलब वो नॉमिनेट कर सकते थे सम इंडियंस एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। मतलब अब इंडियंस की धीरे धीरे अंदर अंदर वो मतलब ब्रिटिश मतलब आप ये कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स की जो भी मतलब डिपार्टमेंट था उसके अंदर वो धीरे धीरे एंट्री ले रहे थे। ठीक है, तो उसके अंदर ये आया गया, मतलब उनको मतलब ये दिखाना था अंग्रेज़ों को कि कहीं ना कहीं हम इंडियंस के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है। वो ये इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि वो पूरी तरीके से देखिए रूल करना चाह रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना ही था इंडिया को। तो वो थोड़ा थोड़ा करके मतलब ये दिखा रहे थे कि यार देखो हम तुम्हारे लिए इतने बुरे भी नहीं हैं। मतलब वो थे वैसे बुरे, लेकिन मतलब ये प्रूव कर रहे थे, मतलब आप समझ रहे हो ना, दो चेहरे जिनके होते हैं, मतलब उस तरीके से वो शो ऑफ कर रहे थे अपना। तो अंग्रेज़ों की तो खैर फितरत ही वैसी थी और पाकिस्तानियों की भी वैसी है ना। ठीक है, चलिए वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो वाइसरॉय क्या कर सकते थे, वो नॉमिनेट कर सकते थे कुछ इंडियंस को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। 1862 जब आया, ठीक है, तो मतलब जो हमारे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग, वो उन्होंने नॉमिनेट किया 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब जो लॉर्ड कैनिंग थे हमारे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया 1862 में, डेट जरूर ध्यान रखिएगा। 1862 में जो मतलब जो हमारे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने नॉमिनेट किया 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन्होंने स्टार्ट से 3 इंडियंस के साथ किया। ठीक है, 3 इंडियंस को इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया। कौन कौन वो थे वो लोग, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। अब इस पे एसएससी पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कभी कभी, तो जरा ध्यान से इसको डेट्स जरा ध्यान रखिएगा। इन 1862 लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेट 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन थे वो 3 मेंबर्स, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। अब देखिए प्रीवियसली जो इनका फोकस था वो क्या था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। अब ये प्रीवियसली पहले इनका ये फोकस था कि देखिए जब कंपनी रूल था तो ये लोग ये चाह रहे थे यहाँ पे क्राउन रूल लग जाए, है ना। जैसा आपने मतलब मेरे पिछले लेक्चर्स अगर पढ़े होंगे तो आपने उसमें देखा होगा कि प्रीवियसली जो मतलब इन लोगों का ये क्या मतलब ये था इंटेंशन कि जो यहाँ पे रूल लगा हुआ है मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो उन्होंने भेजी थी, तो वो ये चाह रहे थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने भेजी है मतलब जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने भेजी थी वो ये चाह रहे थे कि पहले हम सेंट्रलाइज कर लें पावर्स को, मतलब जो ब्रिटेन की पावर्स है वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर करें इंडिया में। ठीक है, मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी का चला, लेकिन जब क्राउन रूल आया तो उन्होंने सेंट्रलाइज पूरी तरीके से कर लिया था। ठीक है, पूरी तरीके से मतलब ब्रिटेन की यहाँ पे पूरी हुकूमत लग गई थी, लेकिन अब वो यहाँ पे थोड़ा सा अपने पैर पीछे ले रहे थे। वो क्यों ले रहे थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर वो दिखाना चाह रहे थे इंडियंस को, तो वो वही चीज़ वो लोग कर रहे थे, है ना। तो वो लोग क्या कर रहे थे, धीरे धीरे वो डिसेंट्रलाइजेशन पे जा रहे थे। मतलब वो दिखा रहे थे धीरे धीरे कि हम इंडियंस के प्रति थोड़े से लिबरल है ना, और हम तो थोड़ी सी उदारवादी दिखाए थे अपनी, चलो यार ठीक है थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। मतलब डायरेक्टली वो मतलब डंडे से नहीं मार रहे थे हम लोगों को, वो डंडे के आगे जो गद्दा लगा के थोड़ा थोड़ा मार रहे थे। तो मतलब इंडियंस को दिखा रहे थे कि चलो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से वो लोग थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहे थे इस समय, और वो किस तरीके से दे रहे थे आगे हम लोग जानते हैं इसको। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स वो लोग किस तरीके से कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो रिस्टोर कर रहे थे किसको, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। अभी तक क्या था, देखिए जब सेंट्रलाइजेशन हुआ था तो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज की जो भी पावर थी वो सब किसके अंडर में थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर। ठीक है, पहले ऐसा ही था, मतलब जो भी था, मतलब जो पावर्स थी वो सारी एक ही इंसान के अंदर थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बाद में क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मतलब यहाँ से जो कहानी शुरू हुई थी पीछे, वो अब धीरे
धीरे पीछे जा रही थी, ठीक है। पहले कहानी ऐसे आगे जा रही थी, अब इन्होंने धीरे धीरे अपने पैर पीछे लिए। क्यों ऐसा ये लोग क्यों कर रहे थे? बस ये लोग ये दिखाना चाह रहे थे कि हम थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहे हैं तो तुम्हारे लिए, ठीक है, इंडियंस के लिए। तो पहले क्या था देखिए, प्रीवियसली पावर्स ऑफ अबव टू प्रेसिडेंसीज गिवन टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले यही दोनों प्रेसिडेंसीज की पावर किसके पास थी? खाली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की जो पावर थी उनको वापस दे दी कि भैया तुम अपनी पावर्स अपने पास रख लो, ठीक है, अपने हिसाब से मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ अपना, ठीक है। हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को उसकी पावर दे देंगे, लेकिन तुम लोग अपनी अपनी पावर चलाओ, ठीक है। तो वो लोग इसी रूल पे चल रहे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मतलब आप यहाँ पे अगर पढ़ोगे, प्रीवियसली पावर्स ऑफ अबव टू प्रेसिडेंसीज गिवन टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड इट्स सबऑर्डिनेट्स अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मतलब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें इन्होंने यही किया था, ठीक है। तो धीरे धीरे भी लोग क्या कर रहे थे, धीरे धीरे अपने पैर पीछे ले रहे थे, मतलब ये दिखा रहे थे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स पे लोग थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहे थे इस समय। अब देखिए नाउ रिवर्स, देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई, नाउ रिवर्स द सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, अब वहाँ से धीरे धीरे वापस पीछे ले रहे थे। तो कहाँ तक ये आ गया, मतलब रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स इन चार्टर एक्ट 1833। मतलब 1833 तक इनका मतलब आगे तक चला, लेकिन अब ये धीरे धीरे अपने पैर पीछे ले रहे थे, ठीक है। अब देखिए जो लेजिस्लेटिव डिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हस्तांतरण, मतलब हस्तांतरण, अब मतलब हिंदी में मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, मतलब हैंड ओवर कर देना पावर किसी को, है ना, मतलब उस तरीके से। अब इसको हिंदी में हस्तांतरण ऐसी कुछ बोलते हैं, है ना। तो लेजिस्लेटिव डिवॉल्यूशन जो है मतलब जो पावर्स जो है लेजिस्लेटिव की वो दी गई के मतलब जो मतलब दी गई थी, मतलब आप एक मिनट जरा पीछे आइए। हाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स जो किसको दे दी गई थी वापस, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज को यहाँ पे वापस दे दी गई थी, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ ऑटोमेटिकली, इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो ऑटोनॉमी थी, इंटरनल ऑटोनॉमी, वो डायरेक्टली किसके पास चली गई, प्रोविंशियल पावर्स के पास चली गई डायरेक्टली 1937 तक, ठीक है। अब देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर, मतलब जो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश हुई वो कब कब हुई। देखिए बंगाल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुई थी वो इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1862 में। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश हुई थी वो 1866 में हुई थी। और पंजाब की जो हुई थी वो इस्टेब्लिश हुई थी 1897 में। डेट्स जरूर ध्यान रखिएगा, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गेव द रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। अब देखिए इस एक्ट के अंदर क्या हुआ, इस एक्ट के अंदर ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा ये है 1867 का एक्ट, सॉरी एक मिनट, ये जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1867 है, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वो क्या है, वो ये है कि इसके अंदर पोर्टफोलियो सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टली कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम का इंट्रोडक्शन कब हुआ। ये हुआ हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1867 के अंडर में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस कराया कब, 1859 में, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस एक्ट के अंदर मतलब क्या किस चीज़ की जो सबसे इंपॉर्टेंस हुई, वो पोर्टफोलियो सिस्टम की हुई। और पोर्टफोलियो सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस कराया, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग हमारे कौन थे, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय कैन इशू द ऑर्डिनेंस विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इस एक्ट के अंदर एक ये चीज़ आई कि पहले तो लेजिस्लेटिव काउंसिल से मतलब ये लोग आपस में सलाह मशवरा करके कोई भी जो है मतलब ऑर्डिनेंस निकालते थे, ठीक है। लेकिन अब वाइसरॉय क्या कर सकता था, इस एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया कि वाइसरॉय जो है डायरेक्टली जो है कोई भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। द लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंस विल बी ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है। मतलब ऐसे ऑर्डिनेंस की जो लाइफ है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितनी रहेगी, 6 मंथ्स। अब हम लोग आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या हुआ देखिए, इस एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ, इट इंक्रीजेज द फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड गेव देम द पावर टू डिस्कस द बजट एंड टू एड्रेस द क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। अब देखिए इसके अंदर ये हुआ कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की जो पावर्स थी वो बढ़ा दी गई, ठीक है। किसके अंतर्गत, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंतर्गत। और वो पावर कैसे बढ़ाई गई, अब वो मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मतलब जो लोग थे मतलब है ना, इंक्रीज द फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो पावर कैसे बढ़ाई गई कि अब वो लोग बजट के मतलब जो डिस्कशन था वो कर सकते थे, ठीक है। जो भी मतलब एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल था वो निकालता था, मतलब जो भी देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया होगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल सजेशंस देता है और इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। तो अब जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल था हमारा, वो क्या कर सकता था, वो बजट को डिस्कस कर सकता था और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकता था। क्या क्वेश्चन कर सकता था कि आपने ऐसा बजट क्यों लाए, और आप में मतलब ऐसे ऐसे चेंजेस इसमें मतलब कह सकता था एग्जीक्यूटिव काउंसिल को डायरेक्टली, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है
कि मतलब नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस एक्ट के अंदर, किसके अंदर, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंदर क्या कहा गया कि नॉमिनेशंस ऑफ द सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, मतलब कुछ जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेट कौन कौन कर सकता है। देखिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंतर्गत जो है कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेट किए जा सकते हैं, किसके द्वारा, वाइसरॉय के द्वारा। और किसके रिकमेंडेशंस पे, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ये पॉइंट जरा ध्यान रखिएगा कि इस एक्ट के अंदर, किसके अंदर, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंदर क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर बढ़ा दी गई, वो अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्वेश्चन कर सकता है बजट के रिलेटेड। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, कौन नॉमिनेट कर सकता था नॉन ऑफिशियल मेंबर, वाइसरॉय कर सकता था किसके रिकमेंडेशंस पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के रिकमेंडेशन पे और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि जो सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी नॉमिनेट किए जा सकते थे, लेकिन वो किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो दो जगह हैं। ठीक है, कौन कौन सी जगह, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन नॉमिनेट कर सकता है, वाइसरॉय, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन नॉमिनेट कर सकता है, गवर्नर। ठीक है, लेकिन रिकमेंडेशंस जो वाइसरॉय वाले में थी वो किसकी थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स। और यहाँ पर गवर्नर वाले में रिकमेंडेशन किसकी है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार्स एंड चेंबर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए ये जो एक्ट बनाया गया है ना, एक्ट मेड द, मतलब ये जो एक्ट है हमारा कौन सा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ये लिमिट करता है और लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट द प्रोविजन फॉर द इलेक्शन इन फिलिंग अप्स ऑफ सम नॉन ऑफिशियल सीट्स। बहुत देखिए वही चीज़ यहाँ पे शॉर्ट में लिखी हुई है कि मतलब एक तरीके से ये एक्ट इसलिए बनाया गया कि इसमें कुछ जो है नॉन ऑफिशियल सीट्स भर दी जाएँ, किसमें, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। जो इंडियन काउंसिल एक्ट हमारा 1892 है, इसमें क्या है, वर्ड इलेक्शन नॉट यूज्ड इन दिस एक्ट, मतलब इलेक्शन वर्ड का यूज़ डायरेक्टली नहीं किया गया इस एक्ट में। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने कहा है, लेकिन इलेक्शन वर्ड का डायरेक्टली इन्होंने कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है। ठीक है, प्रोसेस वॉज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशंस मेड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ द सर्टेन बॉडीज़। देखिए वही इसको मतलब इनडायरेक्टली तरीके से कह रहे हैं। क्या चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे, जो पीछे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो रिकमेंडेशंस हैं उन्हीं को ये चीज़ आगे बताई गई है, मतलब सिंपलर फॉर्म में। क्या कि प्रोसेस वॉज डिस्क्राइब्ड एज द नॉमिनेशंस मेड ऑन रिकमेंडेशंस, मतलब ये कहा गया है कि जो भी यहाँ पे नॉमिनेशंस हुए हैं, ठीक है, जो भी प्रोसेस दिखाया गया है वो सर्टेन बॉडीज़ के ऊपर डिपेंड है, वो डायरेक्टली वाइसरॉय और गवर्नर की उस पर नहीं डिपेंड है। वाइसरॉय जो करेगा वो रिकमेंडेशंस पे करेगा, और जो गवर्नर करेगा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, वो भी रिकमेंडेशंस पे करेगा। ठीक है, दिस वॉज जस्ट टू शो द ब्रिटिश गवर्नमेंट, देखिए वही लाइन यहाँ पे आ गई, दिस वॉज जस्ट टू शो द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज लिस्निंग टू द वॉइस ऑफ इंडियन सिटीजन्स टू मेक देम फील गुड अंडर देयर रूल। मतलब वो ये दिखाना चाह रहे थे कि आप लोग जो है हमारे रूल के अंदर जो है कोई ऐसे इतनी हम सख्ती नहीं बरत रहे हैं आप पे। ठीक है, हम भी थोड़ा सा आपके प्रति उदारवाद बन रहे हैं। ठीक है, मतलब आप ये मत सोचो कि हम आप पे डायरेक्टली डंडा ही मार रहे हैं, मतलब डंडे के आगे आप ये समझ सकते हो, ये लोग गद्दा लगा के मार रहे थे थोड़ा सा, लेकिन मार ये लोग रहे थे हम लोगों को। धीरे धीरे हम लोगों की मतलब बैंड बजा रहे थे, हम लोगों को पता नहीं चल रहा था, मतलब वो धीरे धीरे सिस्टम में अंदर घुसने का इनका एक तरीका था। ठीक है, मतलब ये लोग यही चाह रहे थे कि हम इंडिया पे पूरी तरीके से अपना रूल स्थापित कर लें, इसलिए इन्होंने 2 कदम पीछे लिए थे, लेकिन अब ये लोग फिर बैकफायर करने की तैयारी कर रहे थे। अब एक हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपने पिछले वीडियोस का जो हमने पढ़ा है। ठीक है, उससे आपको एक अच्छा सा रिवीजन मिल जाएगा। देखिए स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कुछ कलेक्ट किए हैं, आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ब्रिटिशर्स केम इन 1600, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ब्रिटिशर्स हमारे आए 1600 में इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, वहाँ से कंपनी रूल का स्टार्ट हुआ। कंपनी रूल हमारा कब से कब तक चला, 1773 से 1858 तक चला हमारा कंपनी रूल। ठीक है, और कंपनी रूल के अंदर हमारे कुछ एक्ट्स आए, रेगुलेटिंग एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया, चार्टर एक्ट 1833 आया, चार्टर एक्ट 1853 आया। वैसे तो चार्टर एक्ट्स हमारे 1793 से 1853 के बीच में आए। ठीक है, हर 20 साल में लोग ब्रिटिशर्स जो है चार्टर एक्ट एक निकालते थे, और वो इसलिए निकालते थे जिससे लोग अपना शिकंजा कस सकें हम पे, मतलब हम पे इंडियंस पे। ठीक है, अब देखिए जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो आया था 1773 में। इसके अंदर क्या कहा गया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और जो हमारा था दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट वो कब आया, 1784 में। ये कौन लाया, ये उस समय के ब्रिटेन के पीएम लाए, कौन, विलियम पिट्स।
चार्टर एक्ट हमारा आया 1833 में, मतलब जो पहला चार्टर एक्ट था हमारा, पहला नहीं तो सॉरी 1793 से 1853, आप ये कह सकते हो 1793 से 1813 तक हमारा पहला आया, मतलब ये हमारा थर्ड चार्टर एक्ट आप कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 हमारा जो आया उसके अंदर क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देखिए यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया, और हमारा चार्टर एक्ट 1833 जब आया तो यहाँ पे क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बस यहीं तक ये लोग आगे बढ़ा रहे थे अपनी पावर, यहाँ से इन्होंने पावर अपनी धीरे धीरे पीछे लेनी शुरू कर दी थी। चार्टर एक्ट 1833 में जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। चार्टर एक्ट 1853 जो आया उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर थी वो क्या थी, उसने सेपरेट किया पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को, और उसी के अंदर हमारी मैकाले कमेटी आई 1854 में, ठीक है। उसने कहा कि जो सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्स के जो होंगे, जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें जो है अब इंडियंस जो है पार्टिसिपेट कर सकते थे। उससे पहले वाले चार्टर एक्ट में ऐसा नहीं था, यहाँ तक ये बात हो रही थी कि मतलब इंडियंस को नहीं मतलब एंटर करने देंगे हम, सिविल सर्विसेज के मतलब जो भी एग्जाम्स होते थे मतलब ये अंदर नहीं आएंगे, नहीं तो अगर ये अंदर आ गए तो हमारी बैंड बजा देंगे इंडियंस, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो चार्टर एक्ट 1853 आया उसमें ये कहा गया साफ साफ कि अब जो है मैकाले कमेटी जो आई थी उसने कहा कि अब जो है ओपन कंपटीशन होगा, इसमें इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्राउन रूल आया इसके बाद, पहले आया हमारा कंपनी रूल, कब से कब तक चला ये हमारा चला 1773 से 1858 तक, ठीक है। इसके बाद हमारा आया क्राउन रूल। क्राउन रूल हमारा कब से कब तक रहा, 1858 से 1858 से रहा ये 1947 तक, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या आया, इसके अंदर हमारा आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब देखिए यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हमारे बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब जो है क्राउन रूल जब आया 1858 से 1947 तक रहा हमारा आज़ादी तक, ठीक है। तो जब उसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1858 में जो आया था उसमें जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको क्या कहा जाने लगा फाइनली, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और जो हमारे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ये जरूर ध्यान रखिएगा, अलग अलग नाम है सब, इसको जरा थोड़ा रिमेंबर करिएगा, ठीक है। हमारे फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और ये किसके अंडर में थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, ठीक है। और हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये किसके अंडर में आया, चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत, ठीक है। और हमारे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ये किसके अंतर में थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत, ठीक है। अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को ही अभी हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक और चीज़ आई इंपॉर्टेंट, वो क्या थी, एक नया ऑफिस का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। कौन से नए ऑफिस का नाम क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसके बाद हमारा आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर थी ये थी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की तरफ जोर दे रहा था, यानी कि अब जो है धीरे धीरे अपने पैर जो है पीछे ले रहे थे ब्रिटिशर्स सिर्फ एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने के लिए, किसके लिए, इंडियंस के लिए। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे तो आपकी मतलब जो फैक्ट्स नॉलेज थोड़ी बढ़ेगी, ठीक है। ये मैंने थोड़े फैक्ट्स इंक्लूड करें, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छे लगेंगे तो मैं और आगे ऐसे फैक्ट्स और लेकर आता रहूँगा, मतलब ठीक है। तो पावर टू मेक द ऑर्डिनेंस, मतलब जो ऑर्डिनेंस बनाने की जो पावर होती है वो गवर्नर की किसके अंतर्गत होती है, आर्टिकल 213 के अंतर्गत, ठीक है। और प्रेसिडेंट की जो पावर होती है ऑर्डिनेंस बनाने की वो किसके अंडर में होती है, आर्टिकल 123 के अंतर्गत। तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, गवर्नर की ऑर्डिनेंस मतलब गवर्नर जो इशू करता मतलब पावर होती है ऑर्डिनेंस बनाने की वो होता है आर्टिकल 213 के अंडर में। और प्रेसिडेंट की जो पावर होती है ऑर्डिनेंस बनाने की वो किसके अंडर होती है, आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग अंडर, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।